सो हेलो गाइस, वेलकम टू द निर्वाणा अकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 कोरोना वायरस, और हम इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज इसमें देखेंगे कि किन किन चीज़ों से कोरोना वायरस होता है। पहले तो रूमर्स भी देखेंगे किन चीज़ों से कोरोना वायरस नहीं होता है और किन किन चीज़ों से कोरोना वायरस हो सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सेक्शुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड, और हाल में ही जो नई रिसर्च आई है उस पर भी हम देखेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि क्या इसकी वैक्सीन बन सकती है, और बनी है तो कितना टाइम लगेगा। और लास्ट में ये देखेंगे कि कोरोना वायरस का इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स है जो हम सारा इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस से। पहले ये देखते हैं कि आज का डेटा है कि वर्ल्ड में लगभग कितनी केसेस आ चुके हैं अब तक। तो लगभग 2.9 मिलियंस, मतलब 29 लाख या अप्रॉक्सीमेट 30 लाख के आसपास केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसमें से लगभग 2,03,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें से लगभग 8,37,000 के आसपास केस रिकवर हो चुके हैं। तो अगर अभी भी आप डेटा देखेंगे तो लगभग 19 लाख या अप्रॉक्सीमेट 20 लाख केसेस ऐसे हैं जो अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी वो क्योर नहीं हो पाए हैं, और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये ग्राफ, आप देख सकते हैं कितने एक्टिव पेशेंट केसेस हैं अभी। लगभग ये 19 लाख के आसपास अभी एक्टिव केसेस हैं और 10 लाख के आसपास क्लोज हो चुके हैं। तो जो केसेस क्लोज हुए हैं उसमें मॉर्टेलिटी रेट 20% के आसपास है, मतलब हर 10 में से 2 लोग जो क्योर हुए उनमें उनकी मौत हो गई है। बाकी जो एक्टिव केसेस हैं उसमें लगभग 3% केसेस अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। लगभग 60,000 के आसपास पेशेंट्स ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप नंबर ऑफ़ केसेस और डेथ का ग्राफ देखें तो आप देखेंगे दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेथ्स भी बढ़ती जा रही है। ई की पावर एक्स की तरह एक ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और जब तक ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं होगा, इसका स्लोप नीचे नहीं आएगा, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में डेथ्स रुकेंगी। और ये आंकड़ा हो सकता है आगे जा करके 10 लाख के आसपास भी पहुँच सकता है, जब तक ये चीज़ पूरी तरह से क्लोज हो। तो ये जो डेटा है इस समय, ये करंट डेटा है बाकी कंट्रीज़ का, कौन सी कंट्रीज़ में कितने पेशेंट्स हैं, कितने केसेस हैं। तो आप ये देख सकते हैं लगभग यूएस है जो नंबर 1 पे है। लगभग यूएस में अकेले 10 लाख के आसपास केसेस हैं, और ये पूरे केसेस यूएस में सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर में हुए हैं। यूएस के लोगों ने बहुत ज़्यादा ही, मतलब गलत तरीके से नियम का पालन किया। उन्होंने लॉकडाउन को पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, पार्टीज़ करी उन्होंने। और वहाँ पे यूएस में ऐसा है कि 2 तरीके के लोग सपोर्ट करते हैं, एक जो है जो ट्रम्प के फेवर में और एक जो एंटी ट्रम्प है। तो कोई भी पॉलिसी जो लाई जाती है कुछ लोगों को उसका अपोज ही करना है। इसके चलते आप यूएस का सीन देख सकते हैं, आज इस समय 10 लाख से ज़्यादा वहाँ केस हो चुके हैं। ये ऑफिशियल डेटा अगर 10 लाख के आसपास बता रहा है तो आप रियल डेटा समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। तो अगर इसी लिस्ट में आप आगे जाएंगे तो यूएस के बाद स्पेन है सेकंड नंबर पे, और बहुत नीचे जा करके लगभग इंडिया है। इंडिया में लगभग 26,000 केसेस या 27,000 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से इंडिया में अभी टोटल डेथ 825 हो चुकी है। तो ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, जो पूरे वर्ल्ड में जिस वायरस ने सबको परेशान कर रखा है, ये एक्चुअल में है क्या। तो इस चीज़ पे देखेंगे थोड़ा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस समय, ये कोरोना वायरस का एक 3D मॉडल फिगर है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। तो कोरोना जो वायरस होता है उसमें स्पाइक्स निकले रहते हैं, इसीलिए इसको दूसरी लैंग्वेज में क्राउन से इसका नाम कोरोना आया है। तो क्राउन जैसा लगता है, अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ताज जैसा मुकुट होता है उसके जैसे दिखते हैं। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि जो स्पाइक्स रहते हैं कोरोना वायरस के वो किस पर्टिकुलर प्रोटीन से बने हुए हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर की आप वॉल देख रहे हैं, ये एक एनवेलप है, और इसके अंदर ही वायरस का प्रोटीन होता है। हर एक वायरस एक एनवेलप के अंदर उसका प्रोटीन होता है आरएनए। कोई भी वायरस होगा, वायरस में सिर्फ प्रोटीन होता है और एक एनवेलप होता है। यही बैक्टीरिया से वायरस को अलग करता है बहुत ज़्यादा। तो आप इस एनवेलप के अंदर में आप प्रोटीन देख सकते हैं, आरएनए है इसका, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो उसका एन प्रोटीन है स्ट्रक्चर, ये इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। और एक ब्लू कलर की और स्पाइक्स निकले रहते हैं, इसको साइंटिस्ट ने नेम दिया है हेमाग्लूटिन और एस्टरेज डाइमर। प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफिकल्ट है नाम ये। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का स्पाइक्स निकले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप जो बगल में फोटो देख रहे हैं, ये फोटो एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस। आप ये जो ब्लैक कलर के आप यहाँ पे सर्कल्स देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस की रियल कुछ हैं इसमें, और ये आप देख सकते हैं इसमें क्राउन जैसा स्पाइक्स जैसी चीज़ें निकली हुई हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। तो क्या कोरोना वायरस पहली बार वर्ल्ड में आया है या इससे पहले भी आ चुका है? तो कोरोना एक्चुअली एक फैमिली है वायरस की जिसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। तो इसके पहले भी हम बहुत सारे वायरस कोरोना के देख चुके हैं, जैसे कि मर्स आया था, सार्स आया था। तो ऐसे वायरसेस पहले भी आ चुके हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, सेवरल ऑफ विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस। मेनली जो ये वायरस की फैमिली है, इससे हमें सांस लेने की दिक्कत होती है। कॉमन कोल्ड हो सकता है, और कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से भी, मतलब डेथ हो जाती है कुछ लोगों की भी। और ये पर्टिकुलर एक बार केस ऐसा है कि ये पूरा पैंडेमिक हो गया है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैल चुकी है। इसके पहले भी सार्स आया था, जो कि 2003 में आया था। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
और उसके बाद आया था मर्स, जो कि 2012 में आया था। मर्स मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से जनरेट हुआ था। और जो पहला सार्स आया था उसके जो फुटप्रिंट्स पाए गए थे, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तो वो यूनान सिटी है, यूहान सिटी से हुआ था, जो कि चाइना में। और मिडिल ईस्ट वाला सऊदी अरेबिया से आया था। और अभी का जो कोविड-19 है, जिसको सार्स 2 भी बोलते हैं, ये भी चाइना से आया है। हर केस में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस है, इससे जूनोटिक मतलब ये वायरस डायरेक्टली किसी और जगह से नहीं फैलता, ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर आता है। और फिर एक स्पिल ओवर का मतलब ये होता है कि जब भी एक वायरस एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में आता है तो उसको स्पिल ओवर बोलते हैं, जो पहला बार जंप करता है। तो ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आया, और उसके बाद से ये पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस के थ्रू एक दूसरे ह्यूमंस में इंट्रा स्पीसीज मतलब एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को फैलाया, और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये वायरस फैल गया। तो अभी तक टोटल 4 टाइप की कोरोना वायरस की फैमिलीज हमें पता चली है, जिनको साइंटिस्ट ने 4 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। अभी तक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि सिर्फ 2 टाइप के ही वायरस की फैमिली है जिससे अभी तक ह्यूमंस को खतरा है या ह्यूमंस पे इम्पैक्ट हुआ है, अल्फ़ा और बीटा। गामा और डेल्टा से रिलेटेड हमारे पास अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सार्स हुआ था पहली बार 2003 में, वो एक सिवेट कैट्स होती है उसके थ्रू हुआ था। इससे वाइल्ड एनिमल, सिवेट कैट एक वाइल्ड एनिमल है, उसके थ्रू ये हुआ था। और उसके बाद जो मर्स हुआ था, जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, ये 2000 सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुआ था, ये वहाँ से ह्यूमंस में फैला था, उसके बाद ही कंटिन्यू हुआ था। तो आप ये एक चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले ये बैट है, बैट से बैट में हुआ, जो कि इंट्रा स्पीसीज़ है, मतलब एक स्पीसीज़ में ही वायरस फैला। फिर इस बैट को किसी और ने कंज्यूम किया या ये किसी तरीके से दूसरे एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आया, जैसे कि कैमल के केस में सऊदी अरेबिया वाले टाइम पे, या सिवेट कैट के केस में सार्स 2003 के टाइम पे। तो इस समय यहाँ पे इंटर स्पीसीज जंप होता है, मतलब बैट जो कि एक दूसरी स्पीसीज़ है, या ड्रोमडेरी कैमल जो कि दूसरी है, या फिर एक सिवेट कैट जो कि एक और दूसरी स्पीसीज़ है, अगर इन दोनों के कॉन्टैक्ट से आता है तो एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ पे जंप हुआ। और फिर जब ये एनिमल्स किसी ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये जंप वहाँ से ह्यूमन के अंदर हो जाता है, और इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो इसमें एक चीज़ तो ये कॉमन है कि ये जो जंप हो रहा है ये किसी जानवर के थ्रू हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये कहाँ से हो रहा है। हर बार हर 8-10 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे पास कोई ना कोई कोरोना वायरस का ऐसे डेडली वायरस आ जाता है जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को खतरा होता है। तो अगर इसका आंसर जानना है तो आपको पहले इसमें कोई पैटर्न देखना पड़ेगा। ये आप नीचे देख सकते हैं, सिवेट कैट है, जो कि यूनान प्रोविंस से हुआ था चाइना में, जो कि वेट मार्केट से वहाँ पे फैला था। यूनान में वेट मार्केट है, वेट मार्केट क्या है इस पर आगे देखेंगे। ये यूनान की वेट मार्केट से ये चीज़ फैली थी। उसके बाद आप मर्स देख सकते हैं, जो कि ये ड्रोम डेयरी कैमल है, ये सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुआ था, और इसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बाकी देशों में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं 2019 का जो कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो आपका वुहान से पॉसिबली वुहान से स्टार्ट हुआ है, वहाँ की वेट मार्केट से। तो इन सब में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कॉमन दिख रही है? तो जो बहुत ऑब्वियस आंसर इन सब में कॉमन है, चाइना। तो आखिर चाइना में ऐसा क्या होता है कि जब वहाँ पे इतने ज़्यादा वायरसेस या बहुत सारे थ्रेट्स वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? तो चाइना में दोस्तों वेट मार्केट है। वेट मार्केट क्या होता है? वेट मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जिंदा जानवरों को मार करके आप लोगों को दिया जाता है, या मछली बेची जाती है, या सुअर बेचे जाते हैं, या फिर फिश बेची जाती है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फिश या जिंदा जानवर रखे रहते हैं। आप इंडिया में भी वेट मार्केट्स हैं, आप कभी भी कहीं जाते हैं, किसी मुर्गी वाली दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मुर्गा या मुर्गी काट के देता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड पूरा स्पिल होता है वहाँ पे, प्लस अगर मछलियाँ रहती है तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा स्पिल रहता है। तो चीज़ें हमेशा वहाँ पे एक ह्यूमिड रहती हैं, हमेशा गीली रहती है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी वायरस के लिए आपस में मर्ज हो पाना, या एक वायरस से दूसरे वायरस पे जंप कर पाना, या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज से जंप कर पाना थोड़ा ईजी हो जाता है। और इन्हें पेरिसेबल गुड्स भी कहते हैं। जो वेट मार्केट होता है जनरली वहाँ पे पेरिसेबल गुड्स बेचते हैं। पेरिसेबल का ये मतलब होता है कि आज ही आया है तो आज ही बेचना है, 2-3 दिन से ज़्यादा ये चल नहीं पाएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर को भी आपने अगर आज लेके आए तो आपको 3 या 4 दिन के अंदर इसको बनाना होगा, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे आइटम्स जिनको आप ज़्यादा दिनों तक रख नहीं सकते, उनको पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, जो कि ड्राई मार्केट से अलग है। ड्राई मार्केट में आप चीज़ें महीनों सालों तक रख सकते हो, ड्राई मार्केट में इशू आता नहीं है। वेट मार्केट में हमेशा इशू रहता है कि थ्रेट रहता है बीमारी फैलने का। तो चाइना में वेट मार्केट बहुत ज़्यादा है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी है। इंडिया में भी अगर आप नागालैंड की तरफ जाएंगे, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, इस साइड भी बहुत ज़्यादा वेट मार्केट है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि अगर वेट मार्केट्स पूरी वर्ल्ड में है तो सिर्फ चाइना ही क्यों, हर बार चाइना से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और पहले टाइम पे जाना पड़ेगा। ये एक वेट मार्केट का सीन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जानवर वहाँ पे रखे हुए हैं। तो कुछ इसमें से जानवर ऐसे हैं जो कि आपने को वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो यहीं से हमारा अगला जो क्वेश्चन था उसका आंसर स्टार्ट होता है। चाइना 1950 से 1970 के बीच में चाइना में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। वहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक चीज़ स्टार्ट करी। चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो कि उस समय के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, या चाइनीज़ एम्परर आप कह सकते हैं, जो मेन वहाँ का डिक्टेटर था, माओ ज़ेडुंग,
उसके अंडर में चाइनीज़ गवर्नमेंट थी। उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ परमिट करी, उन्होंने वहाँ पे वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री को परमिट कर दिया। मतलब जानवर अब जंगली जानवर को भी अपने घरों में पाल सकते हैं। हुआ ये कि जो आदमी जंगली जानवरों को पालता था, उन्होंने धीरे धीरे उसको खाना भी स्टार्ट कर दिया, और उन्हीं जानवरों को वो जाकर के वेट मार्केट में बेचना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। प्लस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई, जैसे शेर का मांस या फिर राइनोसेरोस का मांस या फिर प्रोक्यूपाइन करके एक जानवर होता है, उन सब के मांस भी उस मार्केट में जाके बेचने लगे। अब ये जो जानवर होते हैं ये ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आते बहुत ज़्यादा टाइम तक, और ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। और हो सकता है कि ये जानवर कभी किसी ऐसे और जानवर के कांटेक्ट में आए हों जिसको कोई वायरस हो, प्लस लेकिन ये बहुत टाइम तक ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो ह्यूमन से कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं रहता है। लेकिन अब यही जानवर जब वेट मार्केट में कट के बिकने लगे तो ये ह्यूमन्स के कॉन्टैक्ट में आने लगे। तो जो जानवर जो कई सालों से 100-200 सालों से ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, अब वो ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आने से जो वायरस का जंप का खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से अब जो वायरस का जंप है, एक जानवर जो वायरस बहुत कम ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आते थे, बहुत ईजिली ही ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वही हुआ यहाँ पे वेट मार्केट में। पहले यूनान में हुआ था और उसके बाद वुहान में। तो दोनों जगह के आप वेट मार्केट की सिनेरियो देख सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंटरनेशनल प्रेशर है, तो इस समय उन्होंने वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को भी स्टॉप करके रखा हुआ, प्लस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग पे भी उन्होंने इस समय रोक लगा के रखी हुई है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, 1970s तक इंडिया जो था वो चाइना से ऊपर था। अगर आप जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी काफ़ी ज़्यादा ऊपर था इंडिया का चाइना से। और लेकिन धीरे धीरे आप देखिए 1970 जब से चाइना ने इन सब चीज़ों को परमिट किया, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ट्रेडिंग और उनकी स्लॉटरिंग परमिट करी, तब से धीरे धीरे 80s तक आते आते 10 साल में ही चाइना को जो ग्राफ है तो धीरे धीरे इंडिया के ग्राफ को जीडीपी वाले चीज़ को ओवरराइड कर दिया। और यही सेम चीज़ आप देख सकते हैं गरीबी के रेशियो में भी। चाइना में जो गरीबी थी पहले बहुत ज़्यादा थी इंडिया के कंपैरिजन में, अगर आप 1970s और 60s में देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो गरीबी कम होना स्टार्ट हो गई। लेकिन इंडिया ने कुछ भी ऐसा परमिट नहीं किया, तो इंडिया में आज भी जो गरीबी का रेट है डिक्लाइन हो रहा है, पर एक कांस्टेंट तरीके से हो रहा है। जो चाइना में जो डिक्लाइन था बहुत ज़्यादा तेज़ था इन वेट मार्केट्स की वजह से। तो चाइना में लगभग हर प्रकार के ये लोग जानवर खा लेते हैं, चाहे वो रैट हो, चाहे वो सिवेट्स हो, स्नेक्स हो, बैट्स हो, कुछ भी। तो अभी हाल में ये 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पता चला कि लगभग 83% लोग जो गुहानजू, एक इनका प्रोविंस है गुहानजू, वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने लगभग वाइल्ड एनिमल कंज्यूम करते हैं 83%। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा चांस है वहाँ से अगला कोई वायरस आने का। और जबकि बीजिंग जो कि चाइना के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ है, वहाँ पे सिर्फ 5% लोग ही ये कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से बीजिंग और जो भी डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ से आने के चांस कम है। जो भी प्रोविंसेस जहाँ पे लोग जंगली जानवर ज़्यादा खाते हैं, वहाँ से इस वायरस का आगे भी थ्रेट है कि आगे भी ये जानवर के थ्रू इंसान में, इंसान के थ्रू फिर पूरे वर्ल्ड में दोबारा ये पर्टिकुलर वायरस फैल सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कोरोना वायरस आखिर स्प्रेड कैसे होता है। तो कोरोना वायरस का जो मेन मीडिया में स्प्रेड होने का वो है ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा। अगर आप कभी भी खांसते हैं या आप कुछ छींकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मुंह से कुछ सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। अगर वो सामने वाला इंसान है तो उसके अंदर जा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा एक कॉमन रीज़न है कोरोना वायरस के स्प्रेड होने का। अगर आप दो इंसान बहुत क्लोज डिस्टेंस पे भी खड़े हैं तो उनमें भी फैल सकता है। आपकी हो सकता है कि आपकी सांसों से फैल जाए, आपकी कुछ ड्रॉपलेट्स एक्सचेंज हो जाए, और आप बहुत टच कर रहे हो, आपने वही सेम हाथ में अगर आपके वायरस है वही आपने फेस में लगा लिया, या वही किसी और इंसान को टच कर लिया, तो ऐसे उसको भी फैल सकता है। तो अभी प्रॉपर एटिकेट्स ही इसका सॉल्यूशन है कि आप जब भी खांसें या छींकें या तो किसी रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर बेंड करके अपनी एल्बो को यूज़ करें, ताकि आपका स्नीज जो है या फिर जो भी आपका सलाइवा है आप तक ही रहे। ये आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस से। तो जो भी एजेड लोग हैं वर्ल्ड में उनको ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं कैसे बढ़ रहा है ग्राफ। तो 50+ जितने भी लोग हैं उन पे उनके जो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सेम केस इंडिया में भी है। इंडिया में भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। किसी को शुगर है, किसी को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो अगर इस केस में उनको अगर ऐसा वायरस हो जाता है तो ये चीज़ जो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है तो वायरस का अटैक होता है, और अटैक होने के बाद वायरस उनको बहुत कमज़ोर कर देता है और इनफैक्ट इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में रिकवर होने का इनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब एक और भी पॉइंट उठता है कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब एक इंसान कितने लोगों को फैला सकता है। तो लगभग आरओ इसे कहते हैं, आरओ नंबर। लगभग जो मीज़ल्स है, जो दुनिया की सबसे तेज़ बीमारी फैलती है, अगर एक इंसान को मीज़ल्स है तो लगभग वो 12 से 18 लोगों के बीच में आदमियों को मीज़ल्स कर सकता है। और जबकि कोरोना वायरस के केस में आप देख सकते हैं जो कि 1.4 से 2.5 के आसपास, अगर आप एवरेज पे लेंगे तो लगभग एक आदमी से 2 लोगों को ही कोरोना वायरस कर सकता है। बगल में आप चार्ट देखेंगे तो ये कंटेमिनेशन वर्सेस फैटेलिटी रेट है कि कितने लोगों को कंटेमिनेट कर सकते हैं, प्लस अगर आदमी कंटेमिनेटेड है तो उसके मरने के चांसेस कितना ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं इबोला सबसे ऊपर है। इबोला जो है बहुत ईजिली नहीं फैलता है, उसका कंटेमिनेशन आरओ जो काफ़ी कम है, लेकिन इसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 50% चांस है, अगर आपको इबोला है तो 50% चांस है कि आप मर जाएंगे। मर्स का जो था वो 35% चांस के आसपास था। स्मॉल पॉक्स 30% के आसपास है। तो उसमें कोविड-19 आप देख सकते हैं लगभग 5% से भी कम के आसपास है, 2 या 3% के आसपास है।
इतना इसलिए इतना थ्रेटफुल नहीं है ये। अगर इसका भी फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता, अगर 30% भी होता तो 30 लाख का 30% होता 9 लाख, तो लगभग अब तक 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती। अब कुछ र्यूमर्स हैं, इस पर हम बाद में आएंगे कि र्यूमर्स क्या हैं इससे रिलेटेड। नहीं, पहले इसी को देख लेते हैं, इसी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूमर है कि लोग बोल रहे हैं कि वायरस को लैब में क्रिएट किया गया। बीबीसी के सीनियर एडिटर हैं पॉल रिंकॉन, जिन्होंने साफ इस चीज़ का मना कर दिया है कि अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई जिससे ये कहा जा सकता है कि वुहान में किसी लैब में इस वायरस को बनाया गया। एक और रूमर चल रहा था यूएस पे, जिसमें बोला जा रहा था फेसबुक के बिल और मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है वो एक लैब के मालिक है जहाँ पे वो कोरोना वायरस बनाया गया है। ये जो क्लेम था ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई भी ऐसी लैब नहीं है जिसके बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पैसा जाता है, वहाँ पे कोई ऐसी टेस्टिंग चल रही है। तीसरा चीज़, भारत में ये रूमर्स बहुत ज़्यादा है कि काऊ का पेशाब सेवन करने से, पीने से, नहाने से, खाने से कोरोना वायरस सही हो जाता है। तो ये भी पूरी तरह से बुलशिट है। आप इस चीज़ में ये भी एक गलत रूमर है। दारू पीने से, गांजा पीने से, चरस पीने से कोरोना वायरस सही हो जाता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। और एक हाल ही में ही जापान की तरफ से, जापान में एक और फेक न्यूज़ प्रचलित है कि जापान के जो प्रोफेसर थे होंजो, जिनको 2018 में मेडिसिन के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ऐसा बोला जा रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है जो वुहान की लैब में बनाया गया, अदरवाइज़ वो अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर देंगे। जब उनसे इस बारे में बात करी गई तो उनके जो असिस्टेंट हैं आलोक कुमार, जो कि पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके अंडर में, उनसे उनके थ्रू ये पता चला है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट प्रोफेसर हांजो ने नहीं दी है और ये पूरी की पूरी फेक है। तो फेक रूमर्स भी मार्केट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबके थ्रू फैली रहे, तो इससे भी आपको बच के रहना है। अब क्या स्टडी हुई है और क्या क्या फैक्ट है वो सामने मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि आपके फीसेस, अगर आप बाथरूम जाते हैं तो फीसेस में भी आपके जो कोरोना वायरस के विषाणु है या कोरोना वायरस है उसके प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप जा रहे हैं बाथरूम यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पूरे बाथरूम को बहुत अच्छे से। सेकंड थिंग, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से क्या कोरोना वायरस होता है? अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसके थ्रू ये प्रूव किया जा सके कि कोई माँ जो प्रेग्नेंट है अगर वो डिलीवरी देती है इस पीरियड में तो उसके बच्चे को भी कोरोना वायरस होगा अगर वो कोरोना वायरस की पेशेंट है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये बोला हुआ है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं डिलीवरी के बाद उनको उनकी माँओं से दूर कर दिया जाए, उनके पेरेंट्स से दूर, उसकी मदर से दूर रखा जाए, क्योंकि डायरेक्ट डिलीवरी से तो कोरोना वायरस नहीं फैला, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ऐसा हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस फैल जाए। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कंटेमिनेशन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने न्यूली बॉर्न बेबीज़ को माँ से अलग रहने के लिए बोला है। और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी ऐसे केस अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं जिससे प्रूव किया जा सके कि अगर किसी माँ को कोरोना वायरस है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब उसके बॉडी से जो मिल्क निकलेगा उसमें भी कोरोना वायरस होगा। अभी तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है। नेक्स्ट कम द वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव करता है कि स्पर्म या फिर सीमन के थ्रू कोरोना वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, सलाइवा एक्सचेंज होने से या फिर किसी और तरीके से आने से हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो एज सच नहीं है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोरोना वायरस फैल सकता है। नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्स, मतलब समवन इज एंजॉइंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद मैस्टरबेशन, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि उसको कोरोना वायरस होगा। सेकंड थिंग, इफ़ यू आर डूइंग सेक्स विद समवन हु इज़ नॉट पॉजिटिव विद कोरोना वायरस, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसको कोरोना वायरस पहले से नहीं है तो उस केस में भी आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं होंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्स विद समवन यू डोंट लिव विद, अगर किसी ऐसे के साथ आप इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसके साथ आप नहीं रहते और नहीं जानते हैं तो सेफ़ है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि ऐसा करने में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है अगर उसको पहले से ही पेशेंट कोरोना वायरस का मरीज होगा। तो बी सेफ दिस टाइम गाइज। नेक्स्ट टाइम वैक्सीन, तो अभी हाल में ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये बताती है कि वैक्सीन बन चुकी है। और प्लस WHO ने भी साफ कर दिया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ लग सकते हैं वैक्सीन बनने में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम लगेगा अभी हमें नहीं पता। सर्स और मार्स के केस में भी एज सच अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि जो उसको पूरी तरह से उसका कंटेमिनेशन रोक सके। कुछ हद तक सप्रेस किया जा सकता है पर पूरी तरह से एंड करने की वैक्सीन अभी तक नहीं है। सेम केस विद द डिजीज़ कॉल्ड HIV, उसके साथ भी ऐसा नहीं है कि आज तक हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन है फुल प्रूफ जो कि इस चीज़ को एंड कर सके। तो रिगार्डिंग दिस थिंग कि कोई वैक्सीन आ जाएगी और हम लोग सेफ हो जाएंगे, डोंट गिव अ गुड होप गाइज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। सो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, अभी हाल ही में एक न्यूज़ चल रही थी पूरे टाइम मीडिया में कि ट्रंप ने भारत से एक पर्टिकुलर केमिकल की मांग करी थी। आपने देखा होगा, मीम्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस पर और WHO ने भी को लेकर भी इसकी बात हो रही थी। तो उस चीज़ का जो केमिकल मांगा था उसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ऐसा क्या है कि उसकी मांग इतनी ज़्यादा एकदम से सप्लाई बढ़ गई। और एजिथ्रोमाइसिन, तो पहले हम HCl को देखेंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। ऐसा बोला गया कि चाइना और फ्रांस में जो पेशेंट थे उनको ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया था जिसकी वजह से उनमें रिकवरी हुई थी। प्लस एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसमें फीवर को कम करने के कुछ
फीचर्स भी उसमें कुछ या कुछ उसमें प्रॉपर्टीज ऐसी जिसकी वजह से फीवर कम होता है, और न्यूमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया के केस में इसका यूज़ होता है। तो अब होता ये था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो अब तक मलेरिया वाले पेशेंट को दिया जाता था और आदमी रिकवर कर जाता था, और एजिथ्रोमाइसिन आपको निमोनिया वाले पेशेंट को दिया जाता था। तो इन दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन दिया जा रहा था, जिससे बोला जा रहा था कि फ्रांस और चाइना में पेशेंट की रिकवरी हुई है। पर हाल ही में ये दो कैसे वर्क करता है, 2 स्टेप में बोलते थे कि बोला जाता है कि 2 स्टेप में वर्क करता है। पहले स्टेप में ये एक सेल्स के अराउंड, ह्यूमन सेल्स के अराउंड एक ऐसी लेयर बनाता है जिसकी वजह से वायरस जो होता है बॉडी के अंदर ट्रांसमिट नहीं कर पाता, और सेकंड काम ये करता है अगर वायरस किसी तरह ट्रांसमिट कर भी गया सेल के अंदर तो वो सेल के अंदर ही उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो ये एजिथ्रोमाइसिन था आज इससे पहले कभी वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया गया था। ये नॉर्मल एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो मैंने बोला कि आपको निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए यूज़ होता था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल निमोनिया के लिए यूज़ होता है, और आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन आपका मलेरिया एज ए मलेरिया की मेडिसिन में यूज़ होता था। तो अब ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे ये कोरोना वायरस को अंदर आने से रोकता है। अगर क्लोरोक्विन प्रेजेंट है आपके सेल्स के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म में, तो कैसे वो कोरोना वायरस को अंदर आने से रोकता है। लेकिन अभी इस पे और रिसर्च की गई तो ये पता चला एफडीए जो कि फेडरल ड्रग एजेंसी है यूएस की, उसने इन दोनों ड्रग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के ड्रग के कॉम्बिनेशन से या अकेले इनको ही यूज़ करने से बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से आदमियों की मौत होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे ये लीथल ड्रग्स हैं और इनकी वजह से ही मौत हो जा रही है। तो पहले एफडीए ने मना किया और उसके 3 दिन बाद ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उन्होंने भी इन दोनों ड्रग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से मना कर दिया कि ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव कर रही है कि इसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ये चीज़ नहीं है तो ट्रंप ने मोदी को इतना ज़्यादा फोर्स क्यों किया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए? तो उसका सिंपल सा आंसर है, अभी एक हाल में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कवरेज किया, उसमें ये पता चला है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि आपको पता होगा यूएस के पहले बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, उनका एक शेयर है एक ऐसी कंपनी में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाती है, और बिना किसी रिसर्च के उन्होंने इतना ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ पे करवा लिया। इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है यूएस में, और इस चीज़ को भी लेकर उनको डिफेम किया जा रहा है। अभी कितना सच है कितना गलत, ये तो वहाँ की रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन जितने भी वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर एंथनी फॉकी है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं वहाँ पे, उन्होंने इस चीज़ को भी बिल्कुल खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिससे इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है। वेल, द मोस्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस। अब क्या इंडिया पे क्या रहेगा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो बार्कलेस जो कि बहुत बड़ा एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने फोरकास्ट किया है कि इंडिया का आने वाले सत्र मतलब 2020 और 21 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा उसको 0% कर दिया है। पहले उसने 2.5% बोला था जब 21 दिन का लॉकडाउन था, लेकिन 3 मई तक और लॉकडाउन बढ़ाने के बाद उसने उसको 0% कर दिया है। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 2021 और 22 के लिए, वो 1.9% जीडीपी के आसपास की है, जो कि G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की गई है। G20 नेशंस ग्रुप है 20 कंट्री का, इंडिया उसका एक पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया, वर्ल्ड बैंक और जो बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इंडिया की जो ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड किया है। फिजिकल ईयर 2021 के लिए उन्होंने लोवेस्ट फिगर बोले हैं कि इंडिया ने 1990 जब इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ था इकोनॉमी का, बोला है कि जब 30 साल में इंडिया लगभग सबसे लोवेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखेगा इस साल। 27 मार्च को आरबीआई ने इसी सभी दिक्कतों को देखते हुए 27 मार्च को आरबीआई ने पैसा मार्केट में पुश करने का सोचा, लगभग 3,74,000 करोड़ रुपए, मतलब $52 बिलियन के आसपास कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई ने पुश किया है। वर्ल्ड बैंक ने 1 अप्रैल को $1 बिलियन का सपोर्ट करने को इंडिया की बात कही है ताकि इंडिया इस समय इस बीमारी से लड़ सके। 3 अप्रैल के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 28,339 करोड़ का एक फंड रिलीज़ किया है जो कि गरीबों में बांटा जाएगा, उनकी बाकी ज़रूरतों में काम आया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी अपना एक पीएम केयर फंड करके लॉन्च किया है जिसमें लोग अच्छी खासी तादाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 6 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने कैबिनेट के सुझाव के आधार पर लगभग 30% सैलरी कट करी है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होता है एमपीज़ में। और 17 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर ने लगभग 50,000 करोड़, 14 अप्रैल को मोदी जी ने बोला कि 3 मई तक और इसको एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने इस पैंडेमिक जो कि बहुत पूरे विश्व में इस पर्टिकुलर बीमारी से परेशान है, तो आरबीआई गवर्नर ने 50,000 करोड़ लगभग $7 बिलियन के आसपास स्पेशल फाइनेंस स्कीम दी है नाबार्ड को, सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बैंक को, ताकि इस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ा जा सके। तो ये था दोस्तों इस पूरा कोरोना वायरस पे हर तरीके का एक ओवरऑल एनालिसिस। सो अगले कल फिर हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। प्लस अभी जो हमने टॉपिक देखा है इसमें आपको कुछ हाल में ही थोड़ी देर में करंट अफेयर्स भी अपलोड हो जाएगा। इसका 10 या 20 जितने भी देखते हैं करंट अफेयर्स इससे इंपॉर्टेंट अपलोड किए जा सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जाकर उस करंट अफेयर्स को भी करिए, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिले। तब तक के लिए बाय गाइज। और तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद ही हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि हम इसके बाद ही करंट अफेयर्स भी अपलोड कर रहे हैं।
जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना वायरस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेक श्योर कि ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप सबसे पहले वो चीज़ जाके चेक करें, और ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए। अदरवाइज़ कुछ अगर आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कमेंट में आप प्लीज़ उसको बता सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस बनाने में गाइस हमको मेहनत बहुत लगती है, तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर भी करते रहें। और हम लोगों ने बहुत ही हाल में इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और हमने बहुत कम टाइम में ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनिशिएटिव लगभग नॉर्थ इंडिया में तो लगभग हर कोने में पहुँचे, क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोज़ हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश हम चूज़ नहीं करी हम लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज। और बाकी जो भी है आप शेयर करते रहिए इस चीज़ को। और सो दिस वाज नॉट 10 मिनट वीडियो, इट्स पूरे कंप्लीट वीडियो। हम कल मिलेंगे किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, मौसम को एंजॉय करिए, बाय।